जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले साल के जो भी अभी तक प्रश्न आए हुए हैं, अभी जैसे आज हम लोग जो देखेंगे वो 2022 से अधिकतर फैक्ट्स लिए गए हैं। तो अब क्वेश्चन आंसर के लिए देखने के लिए कम टाइम बचा है अपने पास, तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें से हम निकाल सकते हैं ताकि आने वाले एग्जाम में अगर उसमें से हमें कुछ मदद मिल जाए तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जो महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 101 से लेके 106, जो बिल्कुल लेटेस्ट वाले अभी हुए हैं पिछले 6 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसने क्या लाया, जीएसटी को लाया अपने देश में। 2016 में ये संशोधन हुआ था। दूसरा, अगर आप देखेंगे जो 102वां संशोधन अधिनियम है, तो इसने क्या किया कि जो पिछड़ा वर्ग है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए नेशनल कमीशन की स्थापना जो हुई थी, नेशनल कमीशन जो बना था बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया। तो अभी तक ये वैधानिक निकाय था, स्टेचुटरी बॉडी थी, और उसके बाद जब इस एक्ट को लाया गया 2018 में, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो उसने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे हम बोलते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, इस आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल गया। उसके बाद जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2019 में आया। इसने इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस जिसे हम बोलते हैं, उसमें 10% रिजर्वेशन इन लोगों के लिए अलग से प्रावधान बनाया गया। जो 104 104th अमेंडमेंट एक्ट आया, इसमें दो चीज़ें हैं, 2020 में इसे लाया गया। पहला तो ये कि लोकसभा में और जो विधानसभा है उसमें रिजर्वेशन जो है एससीज और एसटीज के लिए, वो 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। तो सांसद जो बनते हैं एससी एसटी के लोग रिजर्व सीट से, और जो विधायक लोग बनते हैं, उनके लिए 25 जनवरी 2030 तक ये रिजर्वेशन को आगे बढ़ा दिया गया। और दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एंग्लो इंडियन समुदाय था, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, तो इसमें राज्य की विधानसभा में एक सीट गवर्नर नॉमिनेट करते थे इनको, मतलब इनके लिए रिजर्वेशन रखा जाता था। जैसे अपने यूपी में भी था, 404 सीट था, तो एक सीट इनके लिए होता था, और बाकी जो है वो सीट लोकसभा में रिजर्व किया जाता था इनके लिए। तो वो सब जो है ये भी बंद हो गया 2020 से। तो अब एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए किसी भी तरह का रिजर्वेशन लोकसभा में और विधानसभा में नहीं है। तो ये 104 अमेंडमेंट एक्ट से इसको बंद कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 105th जो अमेंडमेंट एक्ट है वो 2021 में आया। इसमें क्या किया गया कि राज्यों को दोबारा से पावर दिया गया कि अगर आप लोग चाहें तो जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, मतलब ये जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो भी लोग हैं, आप इनकी पहचान कर सकते हैं। ये राज्य सरकारों को भी दे दिया गया पावर कि आप इनकी सूची बना सकते हैं। इसके पहले संसद वो सूची बना रहा था, तो 2021 से वो राज्यों को भी पावर दे दिया गया। उसके बाद 106th अमेंडमेंट एक्ट जो लेटेस्ट वाला है 2023 का, उसके तहत क्या किया गया कि 1/3 सीट लोकसभा में, राज्य की विधानसभाओं में, और जो अपना नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली का, वहाँ पर महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व रखा गया। कौन से संशोधन अधिनियम से? 106वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है 2023 में पारित किया गया, उसके तहत 1/3 सीट लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, 101 से 106, इसको आप लोग पीडीएफ से जरूर देख लीजिएगा। देखिए दूसरा, ये साइंस का ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा कभी ना कभी आता रहता है। तो मीथेन में, ये जो आपका प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस, उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मुख्य घटक है, वो आपका मीथेन है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आर्टिकल 315, इसमें एक तो ये बोला गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, एक यूनियन लेवल पर होगा जिसे हम यूपीएससी बोलते हैं, और राज्य के स्तर पे होगा जैसे अपना यूपीपीएससी है, बीपीएससी है, इस तरीके से। तो ये सब बातें की गई हैं आर्टिकल 315 यानी अनुच्छेद 315 के क्लॉज 1 में। क्लॉज 2 में क्या बोला गया है? अगर 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक हमारे लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दीजिए, मतलब संयुक्त रूप से एक लोक सेवा आयोग का गठन कर दीजिए, तो संसद जो है वो कानून बनाकर जो जो राज्य उनसे ये डिमांड किए होंगे, रिक्वेस्ट किए होंगे, अनुरोध किए होंगे, उनके यहाँ उन सभी के लिए एक कॉमन ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग जो है वो आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वैधानिक निकाय होगा, क्योंकि संसद कानून द्वारा बना रहा है तो स्टैट्यूटरी बॉडी होगा। अब देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण दिन है जो पूछा गया था 2022 के पेपर में, इसको ध्यान रख लीजिएगा, कभी ना कभी आपके लिए काम आएगा, पर्यावरण से जुड़ा है। मई 22, मतलब ये 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस।
29 जुलाई को आपको पता है इंटरनेशनल टाइगर डे या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। और जो 5 दिसंबर है वो वर्ल्ड सॉइल डे या विश्व मृदा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब देखिए पिछले साल के पेपर में मिस वर्ल्ड 2022 का पूछा गया था या 21 का पूछा गया था, तो लेटेस्ट हम लोग याद रख लेते हैं। मिस वर्ल्ड 2024 बनी है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, ठीक है, प्लिस्कोवा बनी है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, और ये चेक रिपब्लिक जो चेक गणराज्य है वहाँ की ये रहने वाली हैं। इसको ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद देखिए साइंस का ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बैसिलस हेमोफिलस जो इन्फ्लुएंजा है, ये पहली बात तो ये एक तरह का बैक्टीरिया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वायरस नहीं है, मतलब ये विषाणु नहीं है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है। और इससे छोटे बच्चों में खास तौर पे आप देखेंगे 1 साल से लेके 3 साल तक के जो, या 6 महीने से 3 साल तक के बच्चे जो होते हैं 4 साल के, उनके अंदर आप मेनिंजाइटिस रोग देखते हैं। तो ये मेनिंजाइटिस की जो समस्या होती है और जो इन्फ्लुएंजा होता है वो दोनों इसी बैसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है, जो कि बैक्टीरिया या जीवाणु है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि जो ईस्टर्न घाट है आपका, जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्वी घाट, उसकी अंतिम पर्वत श्रृंखला यानी लास्ट माउंटेन रेंज कौन सा होता है? तो वो आपका होता है सिरुमलई रेंज। और सिरुमलई रेंज आप यहाँ देखिए ध्यान से, ये तमिलनाडु में सिरुमलई आपको दिख रहा है। उसके पहले ये जावड़ी, शेवरॉय, ये सब ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट का हिस्सा है। और यहाँ नीलगिरी पे आके ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट लगभग मिल जाता है, लेकिन ये जो सिरुमली एक छोटा सा हिस्सा है ईस्टर्न घाट पूर्वी घाट का, ये आखिरी में जाके तमिलनाडु में आपको नजर आएगा। तो याद रखिएगा सिरुमलई रेंज जो है वो आखिरी माउंटेन रेंज है ईस्टर्न घाट का। बाकी इस डायग्राम से आप लोग एक बार ये देख लीजिएगा कि उत्तर से दक्षिण की तरफ आप आ रहे हैं तो सबसे पहले जावड़ी हिल्स, फिर शेवरॉय, फिर नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? दोडा बेटा। और उसके बाद पलानी हिल्स आता है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर लास्ट में कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ी, और उसके ऊपर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई हिल का जो सबसे ऊंची चोटी है, पीक है, वो है अनाईमुड़ी पर्वत। तो अनाईमुड़ी चोटी है, अनाईमुड़ी पीक याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ? जावड़ी हिल्स, फिर शेवरॉय, फिर नीलगिरी, फिर पलानी, फिर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और तब कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियाँ, जब उत्तर से दक्षिण में आप आएंगे। देखिए ये पर्यावरण का क्वेश्चन यहाँ से एक आता है, बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। अब इसको आप थोड़ा सा समुद्र का हिस्सा मान लीजिए या बड़ा सा तालाब या झील मान लीजिए। तो झील में जब आप बिल्कुल तट पे किनारे पे रहते हैं और आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होते हैं तो पानी जो है बहुत गहरा आपको नज़र नहीं आएगा, छिछला पानी होगा, शैलो वाटर होगा। तो वहाँ पर छोटे छोटे पौधे और ये सब आपको उगते हुए नज़र आते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं लिटोरल जोन। थोड़ा और आगे तक आप जब जाएंगे तो ये जो क्षेत्र है झील का, बड़े से झील का हिस्सा मान लीजिए, इसे हम लिटोरल जोन कहते हैं। जैसे जैसे आप बॉटम पे यानी कि सबसे निचले सतह पे आएंगे तो ये बेंथिक जोन कहलाता है, यहाँ पे लाइट बहुत कम पहुँचती है। उसके बाद ये जो ओपन वाला हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा, यहाँ पर आप लोग को फाइटोप्लैंक्टन, छोटे छोटे जो पौधे आपको नज़र आते हैं, जू प्लैंक्टन जो फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं, वो यहाँ पर आपको नज़र आते हैं। इसे हम लोग लिम्नेटिक जोन कहते हैं। तो ये लिटोरल जोन हो गया, ये लिम्नेटिक जोन हो गया, ये बेंथिक जोन हो गया। ये ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मॉडर्न हिस्ट्री का ये सवाल था और इस घटना को कलानुक्रमिक क्रम में हमें व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहला था गदर पार्टी। गदर पार्टी का शुरुआत में जो ओरिजिनल नाम था मूल रूप से वो था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, यानी पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से ये जाना जाता था गदर पार्टी। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा किया गया था। तो सोहन सिंह भाकना जी को याद रखिएगा, लाला हरदयाल जी का नाम याद रखिएगा और करतार सिंह सराबा जी का नाम याद करिएगा, सराबा जी का नाम याद करिएगा। अब बताइएगा जरा, करतार सिंह जी का वो है, तो करतार सिंह जी का नाम याद रखिएगा, लाला हरदयाल जी का नाम याद रखिएगा और सोहन सिंह भाकना जी का नाम याद रखिएगा। ये लोग मेन संस्थापक में से एक हैं। उसके बाद देखिए ये 1913 में हुआ गदर पार्टी की स्थापना। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी यानी भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना बर्लिन में की गई थी। पहले इसका नाम जर्मनी के बर्लिन में किया गया था 1915 में। तो पहले इसका नाम बर्लिन कमेटी ही था, उसके बाद इसका नाम इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी रखा गया। इसमें 2 लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए, लाला हरदयाल जी का नाम यहाँ पर भी है और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी का नाम भी याद रखिएगा। तो लाला हरदयाल जी 2 जगह दिख गए आपको और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी का भी नाम याद रखिएगा। उसके बाद एक ऑप्शन था भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी, दोनों लोगों ने जो सेंट्रल स्टेट असेंबली था वहाँ पर जो बॉम्ब फेंका था वो 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। तो इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। और उसके बाद उन्होंने, दोनों ही लोगों ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद चट्टगांव विद्रोह हुआ था, ये 1930 में हुआ था। 8 अप्रैल मार्च ये नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, साल याद रखेंगे तो कलानुक्रमिक उसमें लगा लेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लगा लेंगे।
ऑप्शन को। उसके बाद देखिए चट्टगांव विद्रोह हुआ था, जिसमें अंग्रेजों द्वारा चट्टगांव शस्त्रागार छापे के रूप में भी जाना जाता है। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन जी के द्वारा उनके नेतृत्व में सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता क्रांति, ये जो कार्यकर्ता थे, क्रांतिवीर थे, इनके द्वारा ये प्रयास किया गया था कि उनके हथियारों को लूट लिया जाए, याद रखिएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है एल.के. झा समिति, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। देखिए 1964 में इस समिति की गठन मतलब इसको गठन किया गया था। हिंदी में देख लेते हैं। देखिए एल.के. झा समिति क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 1964-65 के सीज़न के लिए चावल और गेहूं की जो कीमत है उस पर सलाह देने के लिए 1964 में एल.के. समिति जो है, एल.के. झा समिति, इसका गठन किया गया था। अब इनकी जो सिफारिशें हैं उसको ध्यान से देखिए, जिसे हम लोग एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन कहते हैं, कृषि मूल्य आयोग, इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसी का नाम 1985 में बदल के कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल प्राइस, जो CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो हम आगे देखेंगे, वो बनाया गया था। और ये वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये कानून भी पारित किया गया था। उसके बाद इसी APC ने, कृषि मूल्य आयोग ने, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है MSP और जो खरीद मूल्य है उसकी घोषणा की थी। साथ ही साथ जो ये FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर भारतीय खाद्य निगम, इसकी स्थापना भी इन्हीं एल.के. झा समिति के सिफारिश पर हुई थी। तो FCI एक महत्वपूर्ण था। उसके बाद कृषि मूल्य आयोग का बनना महत्वपूर्ण था। कृषि मूल्य आयोग ने बाद में न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद मूल्य की घोषणा की। तो ये जब शुरुआत है ये एल.के. झा समिति के ही द्वारा शुरू हो रहा है। अब देखिए ये जो कृषि मूल्य आयोग है, जिसे हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, अब इसके बारे में देखिए। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसका नाम कर दिया गया 1985 में, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, ये इसका नाम बदल कर दिया गया। जो भी हम एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन, कृषि मूल्य आयोग ऊपर पढ़ रहे थे, इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया 1985 में। और 1962 में एक कानून लाया गया था, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन एक्ट, यानी कृषि मूल्य आयोग अधिनियम 1962। तो उसी के तहत ये एक वैधानिक निकाय है, क्योंकि कानून बनाकर इस निकाय की स्थापना की गई थी। अब कुछ महत्वपूर्ण ट्राइब हैं, कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं और राज्य हैं, आपको देखना है। देखिए कुकी जो जनजाति है, कुकी ट्राइब, वो भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में रहती है, लेकिन मुख्य तौर पर आपको याद रखना है कि नागालैंड और मणिपुर, इसी में कुकी जनजाति सबसे अधिक रहती है। केरिया जो जनजाति है, केरिया ट्राइब, ये उड़ीसा की है। यानडी जो है, यानदी या यानडी आप बोल सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश के हैं। और पालियन जो जनजाति हैं वो तमिलनाडु में मिलते हैं। अब मिनरल फैक्ट्स देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिली जो है वो विश्व में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी चिली इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। इसी चिली में अटाकामा रेगिस्तान मिलता है, आपको पता होगा, दुनिया का सबसे शुष्क यानी वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट के रूप में हम उसे जानते हैं। जहाँ तक बात करेंगे अगर सोने की, तो पहले नंबर पे चाइना है, कंफ्यूज मत होइएगा। सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। और चांदी की बात करेंगे, सिल्वर की, तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश कौन सा है? मैक्सिको। अब देखिए कुछ स्कीम्स था और उसके सामने ये पूछा गया था योजना के सामने कि कौन से वर्ष इसकी स्थापना हुई थी, मतलब इसे शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत 2005 में की गई थी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम की शुरुआत 1995 में किया गया था। तो सबसे पहले ये है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू किया गया था अटल जी के टाइम में। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में, ये भी अटल जी के टाइम में 2001 में शुरू किया गया था। तो ये 4 स्कीम्स, योजना और उनके वर्ष पूछे गए थे। अब देखिए बांध जो हैं वो बहुत सारे हैं, तो जो महत्वपूर्ण वाले हैं उनको हम लोग जरूर कवर करेंगे। ये 3 कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। जो अदवा बांध है, ये अदवा नदी पर है। ठीक है, अदवा नदी के ही नाम पे अदवा बांध है। ये कहाँ पर है? मिर्जापुर में। बागेलखंड बांध जो है वो जमुनवा नदी है बलरामपुर में। अगर नदी का नाम नहीं भी पता है तो एक आइडिया रखिए कि बलरामपुर में बागेलखंड बांध आपको देखने को मिलता है। और अरोरा बांध जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गरई नदी है मिर्जापुर में, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है अरोरा बांध। ये 3 कम से कम अच्छे से याद रखिए और आगे भी जो मिलेगा 2-3 दिन में हम लोग जब दोबारा से देखेंगे तो उसमें और भी चीज़ों को कवर करेंगे। एल्युमिनियम के प्लांट थे और उसका लोकेशन दिया गया था। तो मालको, जिसे हम कहते हैं मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये मेट्टूर में है। ठीक है, उसमें गलत ऑप्शन इसलिए था क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु के चेन्नई का नाम दिया हुआ था, तो चेन्नई में नहीं है, मेट्टूर में है। उसके बाद भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को का है कोरबा छत्तीसगढ़ में। और हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को का है रेणुकूट में। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये कुछ केंद्र हैं और ये इंडस्ट्री है। ओसाका जो, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ठीक है, हिंदी में ही देख लेते हैं चलिए।
ओसाका जो है वो जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, सूती कपड़े यानी कि कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन मिल के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद डेट्रॉयट विश्व की ऑटोमोबाइल राजधानी, इसको ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, ये यूएस में है, अमेरिका में ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। उसके बाद क्यूबा सिगार के लिए, सिगार बड़ा वाला सिगरेट का जो रूप होता है सिगार, उसके लिए क्यूबा फेमस है। और क्यूबा को विश्व का चीनी कटोरा भी कहा जाता है, मतलब शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि 1960 तक दुनिया का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश था ये क्यूबा। अब आपका दो काम है, पहला चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है पूरी दुनिया में, ब्राज़ील है या भारत। दूसरा, शुगर केन यानी गन्ने में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, भारत या ब्राज़ील। ये दोनों चीज़ें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो जहाज़ के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए। तो इतना फैक्ट है, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी और भी 2022 2023 कम से कम पिछले 5 6 साल 7 साल के जितने हो पाएंगे इंपॉर्टेंट वाले हम लोग फैक्ट्स देख लेंगे आगे भी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।